हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हैं। आज इस स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल का डिस्कस करके कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिए, ये नाम जो हमने लिया है सिर्फ एग्जांपल के लिए है। इसे किसी तरीके से जो भी डिस्कशन हो बाय सेल की रिकमेंडेशन मानने की गलती ना करना। हालांकि हर जगह मैं आपको बताता भी रहूंगा, बट फिर भी वीडियो के स्टार्टिंग में हम बताते हैं बाय सेल आप अपने एडवाइजर से पूछ के ही करें, अगर एडवाइजर है तो। नहीं है तो इस वीडियो को चार्ट लर्निंग और फंडामेंटल की हम लर्निंग कैसे करते हैं उसके लिए देखिए। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, किस सेक्टर पे आपको अगली नॉलेज चाहिए, किस सेक्टर पे आपको अगला एक ज्ञानवर्धक वीडियो चाहिए, उसके लिए उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी ही वो स्टॉक का या वो सेक्टर का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे। ये हमारे सामने उसका टेक्निकल है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले कंपनी के एक बार फंडामेंटल्स को देख के आइडिया लगाते हैं कि फंडामेंटल बोलते क्या है। हालांकि अगर टेक्निकल चार्ट में हम देखेंगे, हम मंथली चार्ट को एक बार देख के एनालाइज करते हैं। स्टॉक ने पिछले कुछ समय में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं, जो आपको दिख रहा होगा। स्टॉक कोविड के अंदर जिन प्राइसेस पे था वहां से लगभग 10 गुना 20 गुना हो चुका है। और कोविड से पहले का जो इसका हाई था 2018 में, वो लगभग 270 रुपीज का था। तो वहां से भी आप देखेंगे तो स्टॉक जो है वो 7 गुना के आसपास का रिटर्न दे चुका है। सो बहुत बड़ा रिटर्न होता है 7-8 गुना इस तरीके से स्टॉक का भागना अपने हाई से और बॉटम से काफी अच्छे रिटर्न्स देना। तो आज की डेट में पोजीशंस क्या है, आज की डेट में इसके टेक्निकल्स क्या बोलते हैं और क्या ऑप्शंस हमारे पास हाथ में रहते हैं, उनके ऊपर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। फंडामेंटल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि बिजनेस सेगमेंट क्या है और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, वो दोनों देखने होते हैं। तो बिजनेस सेगमेंट में देखिए 87-88% जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस का बिजनेस सेगमेंट है। सेकंड हो गया कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स, जो कि 12.5% का यहाँ पे बिजनेस सेगमेंट आता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो इसके लिए सबसे बड़ा एक हथियार है इसकी रिवेन्यू का। यहीं से रिवेन्यू मेन आती है। नंबर ऑफ बसेस को आप देखेंगे तो FY21 में 22, 23 अगर आप डाटा देखें तो ये इंक्रीज हो रही है। हालांकि मैं इसको ग्राफ फॉर्मेट में आगे आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन ये भी काफी अच्छी चीज है जो आपको देखने को मिल रही है। अब अगर आप यहां देखें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कैसे मिल रहे हैं, तो यहां पे आप देखिए 550 ईवी बसेस फ्रॉम तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यानी तेलंगाना सरकार से 2100 इलेक्ट्रिक बसेस फ्रॉम, यहां पर आपको दिख रहा है BEST, बेस्ट से ये आ रहा है। आगे देखिए 5150 इलेक्ट्रिक बसेस फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, यानी MSRTC के ये ऑर्डर्स इसके पास हैं, ये इसके पास पड़े हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो है वहां पे कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है। अगर ऑर्डर बुक को आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक बहुत जबरदस्त ग्रो कर रही है। नेट ऑर्डर बुक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक स्टैंड एट 8088 नंबर्स एंड द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग डबल टर्नओवर एवरी 2 ईयर। हर साल में कंपनी कह रही है कि हम टर्नओवर डबल करेंगे। हालांकि ये नंबर अभी 10,000 से ज्यादा बस हो गई है जो इनके पास ऑर्डर बुक में है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि इसके जो टॉप 3 कस्टमर्स है ना, यहां पर आप ध्यान से देखिए, टॉप 3 कस्टमर्स जो है वो 50% अकाउंट करते हैं इसके रिवेन्यू का। पिछले कई सालों के डाटा ऐसा बताते हैं। तो ये एक समस्या होती है कि यार अगर इन कस्टमर्स का कुछ भरोसा नहीं हुआ या ये पलट गए, किसी और कंपनी के पास चले गए ईवी बसेस के लिए, तो इस कंपनी पे बड़ा हिट आ जाएगा। हालांकि आगे हम समझते हैं, इसकी बात करेंगे। हम देखिए 1695 ईवी बसेस और इंडियन रोड अभी ओलेक्ट्रा की जो है वो चल रही है। यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। ऐसी बसेस आपने देखी होंगी। आपको पता करना ओलेक्ट्रा की है या नहीं है, तो एक तो ये लोगो दिखेगा आपको इस टाइप का, एक तो ये जो है वो लोगो दिख जाएगा और ये बीच में ऐसे रहता है और नाम दिखेगा ओलेक्ट्रा, ये आपको दिख जाएगा। तो आप समझिएगा कि वो ओलेक्ट्रा की ईवी बस है, आपको पता लगेगा। आगे देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें और आपको देखनी है। सेटिंग अप न्यू ग्रीनफील्ड प्लांट विद कैपेसिटी ऑफ 5000 यूनिट पर ईयर एंड स्केलेबल अप टू 10,000 यूनिट। ये यहां पर मुझे बहुत बढ़िया लगा। यहां आपको समझना होगा कंपनी अपने आप को बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का फ्यूचर दिख रहा है, तो कंपनी अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ई बसेस इन इंडिया ड्यूरिंग जो फर्स्ट क्वार्टर था, जो फर्स्ट हाफ ईयर था उसके अंदर FY23 में। अगर और भी आप इंफॉर्मेशन यहां पे लेंगे तो आपको बहुत सी चीजें पता चलेगी। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखिए लगातार बढ़ रही है, एडजस्टेड ईबिटा है वो लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ये अच्छी चीजें हैं। नंबर ऑफ ईवी बसेस सोल्ड आप ध्यान से देखिए FY24 में कितनी हो गई। हालांकि वो कुछ आपको डाउन दिख रही है, बट एक्चुअल में वो नहीं है क्योंकि ऑर्डर बुक में पड़ी है। यहाँ पे CAGR सिस्टम्स में अगर आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एडजस्टेड ईबिटा और पैट को, तो किस तरीके से ग्रोथ आ रही है वो आपको पता चलेगा। हालांकि और मैं आपको चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप एक चीज देखिए, सेकंड सिक्योर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट ई बस ऑर्डर, सबसे बड़ा ई बस का जो ऑर्डर था वो 5150 बसेस था जो इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिला था। 3000 ई बसेस का ऑर्डर जो कि बेस्ट से, वो हमने आपको बात करी। 1 कोर्ट केस फॉर बेस्ट 2100 ऑर्डर
फर्स्ट ओईएम है ये कंपनी टू अचीव ए माइलस्टोन ऑफ 10,000 ई बसेस ऑर्डर। अब मैंने आपको बताया कि ये 10,000 ई बसेस का ऑर्डर लेके बैठी है, ये पहली ऐसी कंपनी है। यहां पे आपको दिख भी जाएगी बाकी इंफॉर्मेशन, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी जिनके ऊपर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक डाटा जो बता रहा हूं। आगे चलते हैं यहां पर, अब इसको समझिए, ये ऑर्डर बुक है, आप इसे समझिए, ये ऑर्डर बुक रही है या फिर ये कही है कि आप इसको देखिए ई बसेस कैसे इसकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से इसकी डिमांड बढ़ी हुई है और किस तरीके से चल रहा है। 2024 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पूरा डाटा नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान से रखिएगा। अगर आप और इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो यहाँ पे भी देखिए, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये कितनी बसेस लॉन्च हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन है। 10,000 यूनिट से ज़्यादा का ऑर्डर जो है वो हाथ के अंदर है कंपनी के पास में। अगर आप देखना चाहिए, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में कंपनी का नाम है, ई बसेस मोर देन 20 करोड़ किमी अक्रॉस इंडिया, 20 करोड़ किलोमीटर से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं अब इसके बेसिक लेवल फंडामेंटल्स पे। जो हमने देखे वो एक हमारे ये फंडामेंटल थे, कंपनी का बिजनेस कैसा है, इंडस्ट्री कैसी है, ग्रोथ है कि नहीं है, तो वो दिख रही है। लेकिन कंपनी के वैल्यूएशन कैसे हैं वो अब देखना होगा। सो वैल्यूएशन अगर यहाँ पर देखूंगा तो भैया महंगे हैं, ये मैं सस्ते नहीं कह सकता, महंगे हैं, डेफिनेटली महंगे कहे जाएंगे। आरओसी और आरओई को देखते हुए डेफिनेटली महंगे वैल्यूएशंस है। लेकिन ये क्यों है? क्या ये ऑर्डर बुक की वजह से है? हो सकता है उसकी वजह से हो, तो उसी वजह से अभी वैल्यूएशन मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये पी जस्टिफाइड होती है? आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अपना ओपिनियन आपको जरूर बताऊंगा बाद में। बुक वैल्यू कंपनी की 111 रुपए है और वहां से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी मानी जाएगी, डेट फ्री कंपनी है, बढ़िया है। ईपीएस सिर्फ 9 रुपए का है, 1800-1900 पे शेयर चल रहा है, ईपीएस 9 रुपए का है। वैल्यूएशन 100 या 97 या 200 की पी इसलिए मिल रही है क्योंकि ऑर्डर बुक ज्यादा है। लेकिन ऑर्डर बुक ज्यादा होना ये इस गारंटी नहीं है कि कंपनी उनको एग्जीक्यूट कर लेगी। क्या उसके लिए हालांकि कंपनी अपने प्लांट लगा रही है, सब कुछ कर रही है, बट ये रिस्क हमेशा रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रिस्क हमेशा होगा कि अगर ऑर्डर कैंसिल हो गए तो क्या होगा, वो रिस्क हमेशा रहने वाला होगा। प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक है कंपनी की। फ्री कैश फ्लो माइनस में रहा है जो नेगेटिव होगा। मार्केट कैप टू सेल्स ओवर वैल्यूएशन का पूरा तड़का लगाती है। पीजी रेशियो भी ओवर वैल्यूएशन का पूरा तड़का लगाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 के आसपास है जो मुझे फेयर नजर आता है। यहाँ इसको एसेट टर्नओवर देखेंगे तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप एसेट ला रहे हो 1 रुपए की और टर्नओवर दे रहे हो 0.73 का, ऐसा नहीं चलेगा। एसेट टर्नओवर अच्छा होना चाहिए था, यानी आप 1 रुपए 2 रुपए की एसेट डालो तो उससे डबल या ट्रिपल आप टर्नओवर लाओ, तब मजा आए काम करने का। इंडस्ट्री की पी 27.9 है, तो ये ओवर वैल्यूएशन का तड़का तो दिखता है। अब उसके रीजंस है, हालांकि जब तक मार्केट में सब कुछ बढ़िया है, जब तक स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है, देखिए तब तक कोई पी मायने रखेगी ना कुछ और मायने रखेगा, तब तक ट्रेंड बुलिश है, तब तक सब कुछ अच्छा नजर आएगा। जिस दिन ट्रेंड नेगेटिव होगा उस दिन लोग कहेंगे देखो इसका तो पी ज्यादा था इसलिए नहीं चल रहा, ये तो लेने का था ही नहीं, और वही लोग आज कह रहे होंगे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है। आगे बात करते हैं, आगे समझिए इसका एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए 2021 के बाद में अभी तक का भी अगर आप देखेंगे तो 150 के आसपास का एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो है, जो काफी ज्यादा इस कंपनी को ओवर वैल्यूएशन का नशा जो है वो दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये भी समझना होगा कि मार्केट ने पिछले 3 साल में वैल्यूएशंस दिए हैं, तो वो रीजन भी हमें एक्सेप्ट करने होते हैं। आगे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें, रिसेंट के क्वार्टर रिजल्ट को देखें 289 करोड़, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर रिजल्ट से अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा। मार्जिन्स टूटे हैं, ये भी अच्छे नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट्स को ये भी अच्छे नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। सो अगर आप ध्यान से देखें इसकी ग्रोथ को तो आपको पता चलेगा कि कंपनी लगातार ग्रो करे जा रही थी प्रॉफिट के टर्म्स में। लेकिन अब जरा समझिए इस चीज़ को, 18 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी मार्च 2022 में भी ला रही थी, और उसके बाद में आज मार्च 24 में कंपनी देखिए 15 करोड़ का प्रॉफिट ला रही है, सेल्स लगभग उतनी ही करके। तो ऐसा इसका क्या हुआ कि प्राइस बढ़ रहा है? उसका रीजन मालूम है, सिर्फ एक है, दैट इज ओबी। ओबी मींस ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक जो है वो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से इसको वैल्यूएशन मिल रही है, क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है और अभी बुल्स इसको वैल्यूएशन फॉरवर्ड लुकिंग की वजह से दे रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि वैल्यूएशन क्यों इतनी तगड़ी मिल रही है। अगर इसके ईयरली पीएनएल को आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए, ईयरली पीएनएल आपको दिख रहा है, कंपनी पोस्टेड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, सो ये अच्छी चीज है, सबसे अच्छा नेट प्रॉफिट आया है। हाईएस्ट एवर सेल्स, ये भी अच्छी चीज मानी जाएगी, और मार्जिन जो है ओपीएम वो भी ठीक ठाक कहे जाएंगे। ईपीएस लगभग आप देखिए 7-8 रुपए से 9 रुपए का हो गया है, ये भी अच्छा कहा जाएगा लुकिंग एट द ग्रोथ। बट ईपीएस क्या जस्टिफाइड है इस वैल्यूएशन पे, वो नहीं मानूं, क्योंकि वो सही नहीं लगता, वो थोड़ा ओवर वैल्यूएशन का तड़का लगाता है। बट अल्टीमेटली कहानी यही है, ओवर वैल्यूड इसलिए है क्योंकि ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ऑर्डर बुक में कोई दिक्कत हुई तो आओ फिर मार्केट पनिश करेगा। सेल्स ग्रोथ को देखिए, सेल्स ग्रोथ गजब है, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की गजब है, कोई दिक्कत नहीं है, गजब मानी जाएगी। लेकिन ये चीज स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और देखिए स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। यानी
कोई भी कंपनी जिसका शेयर तो बढ़ रहा है लेकिन वो अपनी कंपनी अंदर से परफॉर्मेंस उतनी स्ट्रांग नहीं ला पा रही है, यानी रिटर्न अभी तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अभी ऑर्डर बुक पाइपलाइन में है, वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। जब एग्जीक्यूट होगी तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ती है। तो ऐसी सिचुएशन को हमेशा ओवरवैल्यूड माना जाता है फंडामेंटल की लैंग्वेज में। लेकिन क्या उसे ओवरवैल्यूड कहोगे जब आपके हाथ में ऑर्डर बुक हो? अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं तो अपने आप वैल्यूएशन फेयर हो जाएगी। ये भी आप नोटिस करके रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर शेयर होल्डिंग की। शेयर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर्स के पास 50%, एफआईआईस के पास 8%, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ी है थोड़ी बहुत। डीआईआईस यहाँ पे इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात है। व्हाई डीआईआईस आर नॉट पिकिंग दिस स्टॉक? इतने म्यूचुअल फंड है, इतने फंड हाउसेस हैं, वो इस स्टॉक को क्यों नहीं ले रहे? देखिए, जहां तक मैंने म्यूचुअल फंड वालों के साथ देखा है, मैं इस इंडस्ट्री में हूं आज 10-12 साल से, तो मैं सिंपल रीजन बताता हूं। म्यूचुअल फंड वाले ऐसे ही किसी स्टॉक को नहीं लेते। दे लुक एट द वैल्यूएशंस फर्स्ट। उनके लिए सबसे पहला पैरामीटर है वैल्यूएशंस। वो कहेंगे हम छोड़ देंगे इसको, हम दूसरा ऑप्शन देख लेंगे। लेकिन वो एक सर्टेन पैरामीटर रखते हैं कि इस पैरामीटर पे अगर वो चल रही है, इस पैरामीटर पे अगर वो कंपनी उतर रही है, तो ही उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। सो दैट्स द रीजन आपको यहाँ म्यूचुअल फंड का एक भी हाउस नजर नहीं आ रहा है। ये आपको समझ आया होगा। आगे देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास पब्लिक है, पब्लिक की यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को अगर आप देखेंगे तो लगातार नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। 4,33,000 शेयर होल्डर्स राइट नाउ यहाँ पे पब्लिक के हो चुके हैं। सो दैट इज अनदर अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू, कि इसका ध्यान रखना है कि पब्लिक का नंबर बढ़ना आपको एक तरीके से ये बता रहा है कि पब्लिक का इंटरेस्ट यहाँ ज्यादा है। सो जहां पब्लिक का इंटरेस्ट है वहां काम तो करिए, लेकिन बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसएल के साथ में काम होना चाहिए, या फिर अपनी प्रिपरेशन और माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। फिलहाल आगे बात करते हैं एक बार चार्ट पे, क्लियर पिक्चर वहीं आएगी। हैव अ लुक एट द चार्ट्स। अब हमारे सामने ओलेक्ट्रा का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे एक चीज समझिए, स्टॉक ने 2016 से एक बुल रन शुरू किया था, वहां पे 2018 तक बुल रन रहा, साइडवेज रहा है स्टॉक। कोविड में नीचे आया, नीचे आके स्टॉक एक बार का मतलब आप कह सकते हो पानी हो गया भाव जो है। फिर उसके बाद में वापस साइडवेज हुआ, फिर ब्रेकआउट, फिर ऊपर, साइडवेज ब्रेकआउट, फिर ऊपर, साइडवेज ब्रेकआउट, फिर ऊपर, और यहां से एक तगड़ा करेक्शन आया, यहां से एक बहुत जबरदस्त करेक्शन आया। इस करेक्शन के बाद में जब स्टॉक 600 रुपए के भाव पे था, इवन आई बॉट, मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी डाला था दैट आई एम बाइंग दिस स्टॉक, और उसका वीडियो भी है। हमने यहाँ पे बाई किया था, हालांकि मैं 900 पे बेच के बहुत सारी क्वांटिटी निकल चुका था, बिकॉज मैंने छोटे टाइम में अच्छे रिटर्न लिए थे। एंड आई बॉट फॉर स्विंग ट्रेड ओनली, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेड ओनली, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने लिए थे। आगे उसके बाद में स्टॉक और ऊपर जाता है, यहां पर देखिए फिर से कंसोलिडेशन, करेक्शन, फिर ऊपर, फिर अब करेक्शन आया है, और स्टॉक अभी देखिए लगभग 1865 रुपए के आसपास स्टॉक अभी खड़ा हुआ हमें नजर आ रहा है। तो राइट नाउ ट्रेंड क्या है वो हमें समझना होगा ओवरऑल चार्ट पे। एंड प्लीज रिमेंबर, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक एग्जांपल है जिसे हमें डिस्कस करके टेक्निकल और फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन को पकड़ना है, और वहां से कुछ निष्कर्ष निकालने में शायद आपकी हेल्प हो जाए। आगे समझिए इसको, यहां पर हैव अ लुक, ये रहा हमारे पास वीकली चार्ट। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, स्टॉक जब लास्ट टाइम ऊपर गया था तो कैसे गया था, देखिए यहां से नीचे आया था, एक बॉटम बनाता है, उसी प्राइस के पास, देखिए लगभग उसी प्राइस के पास वापस से एक बॉटम बनाया, ऊपर भाग गया, यहां से ब्रेकआउट किया और उड़ गया। अगेन देखिए ब्रेकआउट के बाद इन्हीं लेवल्स के पास, मतलब जो ये पिछले वाले ब्रेकआउट लेवल थे इनके पास आया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से एक बॉटम बनाने की कोशिश करी, यानी डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन बनती है उसी लेवल के आसपास, और इनको रीटेस्ट करा नहीं, यानी इसके नीचे नहीं गया, जो पिछला हाई था उसके नीचे नहीं गया, और जो बॉटम बनाया उसके पास ही आके वहां से फिर से एक जर्नी शुरू कर दी। तो ये इसका पैटर्न रहा है। राइट नाउ सिमिलर सिचुएशन हो रही है, ऊपर गया है ब्रेकआउट करके, फिर यहां पे आया था, फिर ऊपर, और फिर देखो यहां पर एक बार इन्हीं प्राइस के आसपास आया, यानी अगेन इसको नहीं तोड़ा। ध्यान से देखिए कि पिछला जो बॉक्स है उस बॉक्स में एंट्री नहीं ले रहा। तो आज की डेट में जो लॉन्ग टर्म लगा के बैठे होंगे, डेफिनेटली उनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो जाता है, ये लेवल हो जाता है टू कंसल्ट विद एडवाइजर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया, कंसल्ट करो एडवाइजर के साथ। एडवाइजर कौन सा लेवल है, ये लेवल। अब ये कितना है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर जूम किया, जूम करके यहाँ पे हमने कर्सर रखा, ये लेवल है लगभग 1460 रुपए के आसपास, ये 1458 आ रहा है, हम लिखते हैं 1450। ये लेवल लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। क्या यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया हम बाय कर लें? नहीं, वो आपको आपका एडवाइजर बताएगा। लेकिन जिनके पास नीचे से पड़ा होगा ना, डेफिनेटली वो लोग है ना, जो भी स्मार्ट प्लेयर है वो इस लेवल का ध्यान रख रहे होंगे, तो इसे अपने एडवाइजर साथ कंसल्ट जरूर करिएगा। राइट नाउ अगर आप ध्यान से देखें स्टॉक को, तो ये एक रेजिस्टेंस यहां पर ले रहा है 1960 से 2000 की रेंज में, यहां पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है। इसको एक बार डेली चार्ट पे देखें, चलिए डेली कन्वर्ट करते हैं, यहां बेटर पिक्चर मिलेगी। हैव अ लुक दिस डेली चार्ट। आजा मेरे भाई, आ गया। चलो ध्यान से देखो, ये डेली चार्ट है, और साथ में ये ब्लू लाइन जो है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। अब इस मूविंग एवरेज को आप ध्यान से देखिए, टूटा ही नहीं है पिछले कई समय से। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अब लास्ट ईयर मार्च में वो बुलिश हुआ था, उसके बाद अभी तक टूटा ही नहीं है, इसके नीचे रुका नहीं है स्टॉक, यहाँ पे आया और यहीं से बाउंस लिया।
अभी की डेट में अगर आप ध्यान से इसको समझते हैं तो देखिए ये जो जोन है ना 1960 से 2000 का, यहाँ पे स्टॉक को बेचारे को क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिलते जा रहा है लगातार। तो लगातार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी इसके ऊपर जाता है स्टॉक तो एक और यहाँ पे बॉक्स का ब्रेकआउट हो जाएगा, और ब्रेकआउट के बाद में जनरली ऐसा देखा गया है कि उस स्टॉक में तेजी बनती है। लेकिन तेजी बनती है तो क्या इसका मतलब आप ले लें? क्या मैं आपको ये बोल रहा हूँ आप ले लें? नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आपको लेना नहीं लेना आप अपने एडवाइस से बात करिएगा, क्योंकि स्टॉक कई बार रिवर्स भी हो सकते हैं। बट यस, ऐसे पैटर्न के बाद में जनरली वहां पे एक तरीके से चार्ट के हिसाब से देखा जाए तेजी के ट्रेंड बन जाते हैं, लेकिन गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। तो तेजी के ट्रेंड बनने के बाद में यहां से ऊपर अगर निकलता है तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन से होंगे वो हमें डिस्कस करने चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि आज की डेट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। तो अगर हम कुछ भी दिमाग ना लगाएं, सिंपली हम चीजों को अगर इस तरीके से जोड़ के देखें जहां तक हमें चार्ट पे अभी मिला है, फंडामेंटल को भी अगर हम ना देखें, तो सिंपली एक चीज पता चलती है, ये एक बेस है, ध्यान से देखिए इसको, ये एक बेस है। यहाँ पे ये बेस का जो लो है वो लगभग 1550 का है, और 1550 से ये एक लेवल हो गया 1450। ध्यान से देखिएगा, ये एक बेस जो बना है, ये एक आप कह सकते हो बहुत बड़ा जोन है जहाँ पे स्टॉक को सपोर्ट मिला है। तो आज की डेट में अगर इस लेवल के नीचे जाता है, डेफिनेटली वहां पे हमें अलर्ट होना चाहिए, अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना चाहिए अगर एडवाइजर है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया लॉन्ग टर्म वालों के लिए। फिलहाल शॉर्ट टर्म में कोई इंपॉर्टेंट लेवल है नहीं, बिकॉज स्टॉक इन्हीं प्राइस के आसपास है, 10-20% की रेंज में है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में अभी लेवल इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से स्टॉक जो है अगर यहां पर मेरे हिसाब से 1960 के ऊपर टिकता है, ये जो लेवल है 1960 के ऊपर क्लोज आ जाती है, तो ये चार्ट में जो पैटर्न है वो एक तरीके से आप कह सकते हो बुलिश होने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा 1960 के ऊपर। और उसके बाद में जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर के लगभग रहेंगे 2030 रुपए, और उसके बाद में 2030 के बाद में 2120 रुपए और 2210। ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर के लेवल पे हो सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस मैंने यहां से लिए, ये मैंने कोई जादूगर नहीं हूं, मैं सिर्फ यहां से चार्ट से रेजिस्टेंस लेके आपको बताए हैं। क्या ये टारगेट है? नहीं भैया, ये टारगेट नहीं है। टारगेट के लिए आप अपने एडवाइस से बात करिए। हो सकता है वो आपको ये कहे कि पहले रेजिस्टेंस पे निकलो, हो सकता है वो आपको ये दूसरे पे निकलो, वो आपके रिस्क के हिसाब से होता है। ये टारगेट वारगेट कुछ नहीं होते हैं। हाँ, ये समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे, और 1960 के ऊपर जाने के बाद में सपोर्ट भी चेंज हो जाएगा। तो उस सपोर्ट की प्लानिंग हमें अभी से करके रखनी होती है। तो जब मैं इस चार्ट को देखता हूं तो अगर स्टॉक 1960 के ऊपर निकल जाए, मान लीजिए इन लेवल्स के ऊपर निकल गया, तो फिर मेरे लिए सपोर्ट क्या, तो वो मुझे अभी से प्लान करना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जोन जो है पहले देखिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, जो अभी एक तरीके से एक सपोर्ट एक्ट कर रहा है। तो ₹1780 के आसपास ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, ये एक सपोर्ट हो जाएगा यहां से ऊपर, ये हमें ध्यान देना होगा। ये एक सपोर्ट वहां पे हो जाता है इस चार्ट की लर्निंग के हिसाब से। क्या इसका मतलब ये स्टॉप लॉस है? नहीं, स्टॉप लॉस आप अपने एडवाइजर से पूछिए। ये सिर्फ एक सपोर्ट है जो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है। क्या इसका मतलब ये है आप बाय कर लें? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप बाय कर लें। आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो आपकी समझ के ऊपर है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब लेवल्स इस टाइप के ब्रेकआउट करके निकलते हैं स्टॉक, तो वहां पर कोशिश ये होती है मोस्टली कि वो स्टॉक में एक तेजी का ट्रेंड बने, बट गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। हो सकता है बड़ा नुकसान हो जाए। सो प्लीज एडवाइजर के साथ बात करना बिल्कुल ना भूलें। यहां पर चलते हैं एक बार इसके वापस वीकली और मंथली चार्ट पे। आई होप मैंने लर्निंग आपको समझा दी है कि क्या हो सकता है, संभावनाएं मैंने आपके सामने व्यक्त करी है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये स्टॉक की ये फर्स्ट वेव आई थी, ये वेव आई, उसके बाद में एक वेव ऐसे गई, ठीक है, फिर एक वेव ऐसे आई, और फिर ऐसे जाके इस तरीके से आई वेव, दिख रही है आपको। अब मार्केट ने क्या किया, इस वेव का हाई जो है यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करी है। सो दैट इज ऑल्सो ए गुड साइन। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो सेलर्स थे वो यहीं से एक्टिव थे, वो यहीं से एक्टिव होकर नीचे तक गए थे, ऊपर लाए, और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट होता है ये अच्छा माना जाता है। बट प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं 1960 के आसपास के, वहां पे हमें ज्यादा इंडिकेशन बेटर मिलता है। कभी भी हम चार्ट को देखें कि इस चार्ट का ट्रेंड कैसे जा सकता है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए लॉन्ग टर्म में, तो ओलेक्ट्रा का ट्रेंड अभी बुलिश है लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म में बुलिश का लेवल भी हमने बात करी कि कौन सा लेवल आज की डेट में इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में या कोई स्विंग वाले बात करते हैं कि नई तेजी कब बन सकती है, तो उसके लिए एक हर्डल आ रहा है 1960 के आसपास, वो कटने पे शायद कुछ और मोमेंटम बन सकता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ओलेक्ट्रा की संभावनाएं क्या है, किस तरीके से है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी आपको समझा पाऊं। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं वेव एनालिसिस में आइए। वेव एनालिसिस मेरा पर्सनल 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है। अगर आप सीखना चाहें इस नंबर पर संपर्क करिए, और एक बार सीखने के बाद मेरी उम्मीद है आपको जीवन में कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक समय में एक इंसान को इसीलिए सिखाता हूं, मेरा फोकस उस पर रहे और मैं उसको अच्छे से सिखा पाऊं। मुझे अपना 100% देना है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा आध्यात्मिक किस्म का आदमी हूं मैं।
मेरा मानना है कि कर्म अच्छे करेंगे तभी हमें वापस उसी तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसीलिए मैं 50 लोगों की क्लास नहीं ले सकता एक समय में एक इंसान, ताकि वो कनेक्ट होकर वो अच्छे सीखे। और अगर मेरे कर्म अच्छे रहे तो आप लोग ही मुझे बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे देंगे बाय गिविंग योर लव एंड सपोर्ट। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।